बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों का अमल जारी है। 13 सितंबर को जब रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभाला तो उसी वक्त ये अफवाहें गश्त कर रही थी कि पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आएगी क्रिकेट में, और उसी दिन पाकिस्तानी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब एक नई खबर आई है और वो खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान भी जो है वो मुस्तैफी हो गए हैं। वो बर्मिंघम से आए थे, वापस बर्मिंघम चले जाएंगे, और भी बहुत सारी तब्दीलियों की तवक्को की जा रही है। रमीज राजा जिन्होंने T20 नहीं खेला, वो वनडे और टेस्ट मैच खेले, वनडे में उनकी 9 सेंचुरियां, लगता है कि वो PCB में T20 खेल रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें उनके आते ही न्यूजीलैंड ने दौरा मंसूख कर दिया, इंग्लैंड ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, और भी बहुत सारे अवामिल, DRS का ना होना, और टीम का जो सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड कप के लिए उस पर बड़ी तनकीद हुई। 6 सितंबर को ऐलान हुआ और फिर उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान जो पेटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनकी हिदायत पर शायद वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम में तब्दीलियां की जाएं। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर कॉलेज स्टेशन से मौजूद हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख की पहली हैट्रिक बनाने वाले पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच जलालुद्दीन, जो USA क्रिकेट से भी वाबस्ता है और साउथ जोन के सिलेक्टर भी हैं। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि जलालुद्दीन से गुफ्तगू पैकेज आपने मुलायजा किया पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात के तनाजुर में, और अब हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं जलालुद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम जलालुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा इकबाल बेग साहब, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? काफी हंगामे हो रहा है क्रिकेट में। जी बिल्कुल, आप तो इतनी हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और सारी आप तक खबरें तो अब दुनिया सिमट कर आ गई है, सोशल मीडिया और हर चीज, तो आप तक तो सारी खबरें पहुंच रही होंगी। भाई बैठे हुए, जब आप बुलाएंगे आ जाएंगे। बस चले, अच्छा है जलाल साहब, ताकि हम चाह रहे थे, बिल्कुल हम चाह रहे थे कि आप आएँ हमारे शो में, क्योंकि आप क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं, इसलिए आपसे बात करें। सबसे पहले तो मैं यूँ शुरू करूँगा कि ये बताइए कि जो रमीज राजा जिनके बारे में मैंने कहा कभी T20 नहीं खेले, वो वनडे खेले, 197, 98 और टेस्ट मैचेस खेले, लेकिन उनके आते ही तब्दीलियों का अमल शुरू हो गया है। एज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आप इन तब्दीलियों को किस निगाह से देखते हैं? भाई ये तो चलो एक तब्दीली हुई जिसमें रमीज राजा आ गए, मगर मैं तो इससे पहले ही बार बार ये बात कह चुका हूं कि ये जो लोग थे डिलीवर नहीं कर सके, खास तौर से जो विजन इमरान खान का था रिगार्डिंग डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उसमें तो टोटल फेलियर हो गया, सारी क्रिकेट बंद हो गई, और जो उन्होंने चीजें छेड़ी उनसे वो सिमट ही नहीं सकी। तो उसूलन तो इनको जाना चाहिए था, चाहे रमीज राजा आते या नहीं आते। तो ये तो अब रमीज राजा है, वो अपनी जाहिर है जो भी चेयरमैन आता है अपनी टीम बनाता है, वो उस टीम को लेके चलता है। तो दोनों चीजें साथ साथ हो गई, इन्हें वैसे भी जाना चाहिए था और रमीज राजा आ गए, वो अपनी टीम बनाएंगे। और जहां तक अगर आप बात करते हैं चीफ हेड कोच की और बॉलिंग कोच की, तो वो भी पिछले 2 साल से किसी भी तरह टीम को नहीं समेट सके, और फाइनल जब T20 का टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उस वक्त तितर बितर चीजें हमें नजर आई, और वो पिछले 2 साल से कोई भी चीज स्टैब्लिश नहीं कर सके थे। तो ये सारी खराबियां मौजूद थी। अब वो रमीज राजा आके उन्होंने इनको रवाना कर दिया, तो भी सही है, और अदरवाइज भी इनको जाना चाहिए था। आप क्या समझते हैं जलालुद्दीन साहब, ये अचानक वर्ल्ड कप 24 अक्टूबर को पाकिस्तान पहला मैच है, वर्ल्ड कप से कबल हेड कोच चले गए, बॉलिंग कोच चले गए, CEO मुस्तैफी हो गए, टीम में तब्दीलियां, इससे फर्क पड़ेगा टीम की कारकर्दगी पर? डेफिनेटली देखें, एक हेड कोच जो होता है वो लीडर होता है, अपनी उस टीम का जो खेल रही होती है। अब अगर अचानक उसको जाना पड़ जाए ऐसे बड़े इवेंट से पहले, तो यकीनन वो टीम पे तो असरअंदाज होता है उसका जाना। अब क्योंकि वो ऑलरेडी कोई बहुत अच्छा कुछ कर नहीं रहे थे अब तक, जो हमने टीम में देखा, खासतौर से जो इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच हुए या जो वनडे हुए उसमें टीम की परफॉर्मेंस नहीं थी, उनके पास कोई प्लान भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था जिससे कि वो इन फ्यूचर को अच्छा कर सकेंगे टीम के लिए। तो इसलिए इस लिहाज से तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। मगर जनरली जब टीम से कोई अचानक चला जाए और बड़ा इवेंट सामने हो, तो उस टीम को तो फर्क पड़ता है।
सही। अब देखें ये कैसा रहता है, अब देखेंगे, ये तो वक्त बताएगा। रमीज राजा ने जलालुद्दीन साहब टेम्परेरी बेसिस पर आर्जी बुनियादों पर 2 लोगों का तकर्रुर किया। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर टेस्ट ओपनर और जनूबी अफ्रीका के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर वर्नन फेलेंडर। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? लोग कहते हैं कि उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और इनके साथ सकलैन मुश्ताक होंगे जो क्वालिफाइड कोच हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है? देखिए, अब जिस तरह से जल्दी जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं और ये बताया गया है कि उन्हें सिर्फ वर्ल्ड कप की हद तक, वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप की हद तक लाया गया है, तो देखें उनकी कोचिंग शायद एक्सपीरियंस नहीं है मगर उनकी क्रिकेट एक्सपीरियंस है और दोनों वर्ल्ड क्लास बॉलर में और बैट्समैन में आते हैं। तो टीम के साथ एज ए मेंटोर, एज ए एडवाइजर, एज ए कंसल्टेंट चल सकते हैं वो लोग जिनका कोचिंग एक्सपीरियंस भी ना हो। मगर इनके आने से नुकसान कोई नहीं है। अगर बहुत फायदा नहीं होगा तो नुकसान कोई नहीं है और हमारे पास अब ऑप्शन इतने हैं नहीं कि इतना कम टाइम है कि आप कोई परमानेंट अभी लाएं। तो एज ए एक्सपेरिमेंट और बीइंग ए टॉप क्लास क्रिकेटर उनका टीम में आने से नुकसान कोई नहीं है, फायदा है। सही। आप देखते हैं और तब्दीलियां भी देखते हैं। जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, कहते हैं लोग कि उनकी डोरियां पीछे से कोई और हिला रहा है और वो उन्होंने जो टीम बनाई, अब उस टीम को उन्होंने, उस दिन एक ड्रामा हुआ छोटा सा 10 मिनट का तकरीबन मीटिंग की उन्होंने खिलाड़ियों से, एक खुफिया मीटिंग रखी जा रही थी, उसकी खबरें आ गई। इस इस्लामाबाद में एक होटल में उन्होंने मुलाकात की और खिलाड़ियों का अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। आप समझते हैं मोहम्मद वसीम भी चले जाएंगे? और दीगर लोगों की मैं बाद में बात करूंगा, पहले क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या राय है? देखिए, जाहिर है वो पूरी टीम थी, वो डिलीवर नहीं कर सकी ना। आप खुद चेयरमैन रमीज राजा साहब ने ये क्लियरली कहा है कि ना तो हम कोई प्लेयर डेवलप कर सके, ना ही हम वर्ल्ड क्लास टीम बना सके और ना ही हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को सही कर सके। तो जब ये तीनों चीजें नहीं हो सकी, जिनको ये रोल दिया गया था वो ये काम नहीं कर सके, उसमें सिलेक्शन कमेटी भी आती है, उसमें कोच भी आते हैं, उसमें टीम मैनेजमेंट भी आती है, उसमें बोर्ड की भी मैनेजमेंट आती है। तो ये तो टोटल फेलियर हुआ है ना। तो पहले तो जो लोग हैं उनको तो रवाना करना जरूरी है, जिसमें से कुछ लोग हो गए और कुछ अभी चले जाएंगे, ताकि अब जो नए लोग आए उनको नया असाइनमेंट हो उनके लिए और वो अपनी प्लानिंग करें। तो पुराने लोगों से तो काम नहीं चल सकता। अगर रमीज राजा जो कर रहे हैं वो मैं समझ लिहाज से सही कर रहे हैं कि ये लोग ऑलरेडी फेल्ड हो चुके हैं, इनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो सबके सामने है। अच्छा, अगर आपसे पूछूं, आप तो सीनियर हैं, रमीज राजा ने तो 84 में अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया। अगर मैं आपसे पूछूं जलालुद्दीन साहब, आपकी क्या राय है? तवक्कुआत जो लोगों ने वाबस्ता किए हैं रमीज राजा से, जिस तरह से वो एनर्जेटिक हैं, 59 बरस के हैं, मानी साहब 77 बरस के थे, तो रमीज राजा के आने से आप समझते हैं कुछ बेहतरी की तवक्को की जा सकती है या नहीं? देखिए, हम कैसे एनालाइज करते हैं, ऐसे करते हैं कि अगर रमीज राजा को हम देखें, क्रिकेट का उनका एक्सपीरियंस खेलने का वो उनके पास है, इंटरनेशनली वो वेल नोन है, लोगों से उनकी इस पूरे पीरियड में 15 साल पिछले वो पूरी हर लोगों से मिलते रहे हैं, उनका आईसीसी के साथ भी समाओ मिलना मिलाना रहा है। तो एक इंटरनेशनल फिगर है, लोगों क्रिकेट को देख रहा है एज ए कमेंटेटर और वो क्रिकेट खुद खेले भी हैं। ये सारी चीजें हैं तो पॉजिटिव। मगर अब ये सारी चीजें उस वक्त अगर इनका जो ये प्लान बनाएंगे अपना, या जो विजन इनका है उसको लेके अपनी टीम जो सेलेक्ट करेंगी, क्योंकि देखिए हर चीज तो इन्होंने डिलीवर नहीं करनी, ये तो लोगों को लेकर आएंगे, उनको रोल देंगे, उनसे काम कराएंगे। अगर वो ये सही कर सकेंगे तो उनका जो होना है वो मुस्बत साबित होगा, क्योंकि हमारी चीजें बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है। खास तौर से जो इमरान खान का विजन है डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो अभी भी मैं समझता हूँ इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा उसको कंट्रोल करके उस लाइन पे लाना। तो इतना आसान नहीं है इनके लिए। हम उम्मीद जरूर इसलिए अच्छी रख सकते हैं कि ये क्रिकेट खेले में इनका इंटरनेशनल एरिना में सब जान पहचान है, क्रिकेट को, मॉडर्न डेज क्रिकेट को देख रहे हैं बहुत अच्छे से, और ये खुद भी विद फुल ऑफ पावर नजर आ रहे हैं कि आए हैं। तो जहां आपके पास अथॉरिटी हो और आपका अगर विजन सही है और अपनी टीम ये एक सिंसियरली अगर बनाते हैं तो फिर किस भाई वाला जो हो रहा था चक्कर पिछली दफा अपने अपनों को रखने का, वो अगर नहीं होगा
तो मैं समझता हूँ कि कुछ डिलीवर कर सके। हमें उम्मीद अभी अच्छी रखनी चाहिए, मगर जब ये फैसले करने पे आएंगे मजीद, जब पता चले फिर हम इस पर मजीद बात कर सकते हैं। ठीक है जलालुद्दीन साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की कारकर्दगी को वो किस निगाह से देखते हैं, 2.5 साल कारकर्दगी को। कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, वनडे क्रिकेट की तारीख की पहली हैट्रिक बनाने वाले क्वालिफाइड क्रिकेट कोच जलालुद्दीन से, जो हजारों मील दूर टेक्सास, अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर कॉलेज स्टेशन में मौजूद है और वीडियो लिंक पर हमसे बात कर रहे हैं। जलालुद्दीन साहब, आप थोड़ी सी गुफ्तगू और आगे बढ़ाते हैं। वसीम खान साहब के इस्तीफे को आप किस निगाह से देखते हैं? उनको इंग्लैंड से लेकर आए, भारी उनको मुआवजा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। 1 फरवरी 2022 को उनका मुआहदा खत्म हो रहा था, लेकिन उससे पहले वो रिजाइन कर गए। आप उनके दौर को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, उनको जो लाया गया, जिसे हम कहते हैं पैराशूट से वो आए, तो जो भी इस तरह से आएगा उसको ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा नहीं है। मैं खासतौर से उसको रेफरेंस इसीलिए बार बार डोमेस्टिक क्रिकेट से कर रहा हूँ कि वो सबसे बड़ा मिशन था इमरान खान का कि उसको सही करना, जो कि सही नहीं हो सकी। तो उन्हें बेसिकली जो ग्राउंड रियलिटीज जिसको नहीं पता, तो वो जो भी उन्होंने फैसले किए वो किसी और से पूछ के करते रहे, और उन्होंने मिसगाइड भी हुए और खुद भी जो फैसले किए वो सही नहीं किए। तो उनकी परफॉर्मेंस अगर हम इस साइड पे देख लें, डोमेस्टिक क्रिकेट साइड पे 0 रही है। अब आ जाए अपॉइंटमेंट्स पे, जिसमें मिसबा का अपॉइंटमेंट है, आज खुद आप देख रहे हैं कि वो फायर बैक कर गया, उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया और वो फिर टीम छोड़ के चले गए, रिजाइन कर गए या उनसे ले लिया गया। तो जो उनके अपॉइंटमेंट्स थे वो उनके सही नहीं थे, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो सही था। क्या वो एक क्लेम करते हैं कि जी मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट लाया, तो उस हद तक उनको हम क्रेडिट दे सकते हैं कि यह कराई, जो कि लास्ट में आके उनका वजह भी बनी जाने की, जो हमने देखा न्यूजीलैंड चली गई और इंग्लैंड आई नहीं। सही। तो सारे ओवरऑल देखा जाए तो वो उनका फेलियर था, और वो जो गए हैं वो सही गए, और टीम की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। जो भी बड़ी सीरीज हुई उस पर हम परफॉर्म नहीं कर सके, और हमारी रैंकिंग भी नीचे, जो कि उन्होंने शुरू में कहा था कि हम रैंकिंग को ऊपर लेके आएंगे। तो 2 साल का पीरियड में भी 2 साल से ज्यादा ही हो गए, 2.5 साल बहुत होता है। हाँ, तो बहुत होता है। तो मैं समझता हूँ अगर उनको हम पूरा ओवरऑल करें एग्जामिन, और उनको देखें कि उनकी असेसमेंट करें, तो फेलियर ज्यादा है और सक्सेस बहुत कम है। सही। तो उनका जाना बनता था। ठीक। अच्छा, एक और चीज, आप तो क्वालिफाइड क्रिकेट कोच हैं, जो डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लगाया है इन्होंने नदीम खान को, आप समझते हैं उन्होंने लेवल 2 का कोर्स किया हुआ था, 2 टेस्ट मैच, वो सही फैसला था? देखिए, उनको तो बहुत ज्यादा चार्ज दे दिया गया, खाली वो नहीं थे, वो तो डोमेस्टिक के भी पूरे डायरेक्टर थे जी। सारी खराबी वहीं से पैदा हुई, जो उन्होंने डिसीजन लिए। नहीं, नदीम खान को लगाना जलालुद्दीन साहब सही फैसला था? नहीं, वही कह रहा हूँ ना, सही होता तो फिर चीजें सही होती ना। अब ये तो उस वक्त भी हमने ये कहा कि इनके रिजल्ट बताएंगे, तो रिजल्ट जो आ रहा है वो तो बिल्कुल अगेंस्ट ही आ रहे हैं ना उनके। ना डोमेस्टिक क्रिकेट सही हो सकी, ना कोचेस के अपॉइंटमेंट में कोई क्राइटेरिया मेंटेन किया गया, और जो लोग पहले से एक्सपीरियंस थे उनको निकाल दिया गया। तो मैं समझता हूँ उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी वो खुद बता रही है कि उनको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था, और वो डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन जलाल साहब, उनको देखेंगे तो 2 कैप पहना दिए गए। अगर कता कलामी होती, नदीम खान डायरेक्टर डोमेस्टिक भी बने हुए थे और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर भी बने हुए थे, ऐसी क्या खूबी थी उनमें कि उनको इतने बड़े 2 ओहदे दे दिए गए? नहीं, मैं तो यही बात आपसे कह रहा हूँ ना कि उन्हें 2 कैप दे दिए गए, और वो किस बेस पे दिए गए। अगर एक एकेडमी के चलाने पे दिए गए, जो कि एक बच्चों की एकेडमी, ग्रास रूट्स की, तो वो तो क्राइटेरिया था ही नहीं उस जगह का। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनको जो अपॉइंटमेंट, और भी इसके अलावा भी नदीम खान के अलावा जो गए, वो डिलीवर नहीं कर सके। आज हमारे सामने रिजल्ट है, तो आज तो हम आसानी से कह सकते हैं कि उन्हें गलत लगाया था। चलो, उस वक्त जब लगाया गया था, जब तो उन्होंने डिलीवर करना था, तो आज तो हम बैठ के आसानी से कह सकते हैं कि वो कुछ ना कर सके, और चीजों को उन्होंने इतना फैला दिया, अब उनके कंट्रोल से बाहर निकल गई। तो ये सारे जो अपॉइंटमेंट उन्होंने किए, खुद नदीम खान ने भी जो कोचिज के किए, वो भी अपनी यारी दोस्ती पे ज्यादा किए,
और उसकी वजह से बहुत सारी डोमेस्टिक लेवल पे भी खराबियां पैदा होती हैं। अच्छा जलालुद्दीन साहब, आप पाकिस्तान विमेन के चीफ सेलेक्टर रहे हैं, अब तो विमेन में भी तब्दीली आ गई, तानिया मलिक जो है विमेन विंग की सरबराह बन गई। आपकी क्या राय है, ये तरीक़ेकार दुरुस्त है कि 6 सूबाई एसोसिएशंस के कोचेज हों और एक चीफ सेलेक्टर हो मोहम्मद वसीम? सुनने में ये आ रहा है कि शायद रमीज राजा इसको भी तब्दील करेंगे, आप इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, ये जो बनाया गया, हर चीज को नया करने के चक्कर में हर चीज खराब कर दी। क्योंकि हमने जो देखा है, जो मैनेजमेंट आई थी इमरान खान के आने के बाद, वो हर चीज को नया कर रही थी बगैर किसी वजह के। जो चीजें सही चल रही उन्हें सही चलना चाहिए था। तो ये जो आइडिया था ये टोटल फेल हो गया, क्योंकि जो वो कोचेस थे उनकी कोई सही तो थी नहीं। मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने किसी जगह कोई पॉइंट रेस किया हो, क्योंकि उन्हें अपनी जॉब की सर्वाइवल के लिए कोई ऐसा सच बात कहने की उनमें हिम्मत नहीं थी। तो सारे जब डमी थे तो उसका होने का कोई फायदा नहीं था। तो आइडियली तो यही है कि इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी हो जो कुछ शेयर रखती हो। और ये जो कोचेस थे ये तो अपनी जॉब को सरवाइव कर रहे थे, क्योंकि इनके बीइंग ए कोच एंड सिलेक्टर होने से इनकी तनख्वाहें डबल हो गई थी। तो उसकी वजह से ये कोई बोल ही नहीं सकते थे। तो इसका होने का कोई फायदा नहीं था और अननेसेसरी ये कॉन्सेप्ट टोटली फेल हुआ। और इस वजह से फेल हुआ कि जो चेंज बराए चेंज लाई गई बहुत सी चीजों में और इसमें भी सिलेक्शन कमेटी में। तो टोटल जो क्रिकेट 2 सालों में जिससे नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल है वो रिकवर करते करते अगले 5 साल लग जाएंगे। अच्छा, अगले 5 साल तो लग जाएंगे, लेकिन अब जलालुद्दीन साहब जिस तरीके से इंग्लैंड ने मना किया पहले, और अब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है इयन वॉटमोर, उसका स्टेटमेंट भी आया कि हम अगले साल गौर करेंगे, और उन पर बड़ी तनकीद हुई। और न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल जो अचानक दौरा छोड़कर अधूरा चली गई, तो आप क्या देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि अब फिर पाकिस्तान वो 3 मार्च 2009 की पोजीशन पर चला गया जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आई थी। अब मौजूदा सिनारियों में आप कैसे देखते हैं? इंग्लैंड ने कहा तो है आने को, ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी में आना था, आपकी क्या राय है? क्या टीमें आएंगी, खासतौर पर जो सफेद फार्म टीमें वो पाकिस्तान का दौरा करेंगी? देखिए, ये बड़ी वो सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं है, 2009 वाली तो नहीं है ये। अब ये है कैसे इस चीज को मैनिपुलेट करते हैं। इस वक्त आपके पास टीमें ये जो चली गई हैं और जो नहीं आई, हमदर्दी हर तरफ से आपकी तरफ है। इवन जो टीमें गई हैं वो भी हमदर्दी का इजहार कर रही हैं। तो अब अगर आप 2 ऑप्शन है इसमें, एक तो आप स्टैंड ले लें और आप अपने कोई ऐसे एक्शन करें जिससे कि आप सपोज कहा जा रहा है कि जी हम न्यूजीलैंड से टीम में ना खेलें या हम किसी के टूर पे ना जाएं और ये ना जाएं। ये ऐसे एक्शन है जो कि उसूली तौर पे लिए जा सकते हैं क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है, मगर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं और जो इसके बाद रिएक्शन आना है उसमें आप क्या सर्वाइव कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है। तो मैं तो ये पहले भी कह चुका हूं कि नहीं है। तो अब इसका दूसरा हल क्या है? एक सिंपल हमारे पास टूल होता है जो हम सॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जिसमें थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस हमदर्दी को लेके अब इससे फायदा उठाना चाहिए और आइंदा के लिए हमें प्लान करना चाहिए। लड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, अगर हम लड़े तो हम बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी एडवाइस यही होगी एज ए क्रिकेटर के भाई इससे फायदा उठाया जाए, इससे लोगों की हमदर्दी आपके साथ है। इस हमदर्दी से इन फ्यूचर के लिए अपनी अच्छी एक टीम बना के और विजडम के साथ उनको आगे के लिए राजी किया जाए और ये बताया जाएगा देखिए हमारे साथ हुआ है तो हमें कंपनसेट किया जाए। तो इस बेसिस पे शॉर्ट एनालिसिस करके थ्रेट को अपॉर्चुनिटीज में बदल के अपने आप को फायदा उठाए, ना कि आप जो लग रहा है कि एग्रेशन दिखाओ और ये करो और हम कब हमेशा दब जाते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बेवकूफ़ी का फैसला होगा अगर आपने कोई ऐसा एक्शन लिया जो कि आईसीसी के चार्टर्ड से आप हटके करेंगे तो आपको नुकसान होगा और कुछ नहीं होना। तो अकलमंदी से चलना है आगे। मैं समझता हूँ कि 2009 वाली सिचुएशन नहीं है, आप इसको बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करके अपने बेनिफिट में ला सकते हैं, मगर इसके लिए बहुत विजडम और बहुत प्लानिंग से जाना है आगे और लोगों को समझाना है। सही। जलालुद्दीन साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की कारकर्दगी को वो किस निगाह से देखते हैं, 2.5 साल कारकर्दगी को। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। बॉल नीचे रह रहा हो
और इतना बाउंस ना हो, बाउंस में भी इवन ना हो और बॉल में भी पेस भी एक जैसा ना हो, तो वहां भी उतना ही इफेक्टिव फास्ट बॉलर हो जाता है जितना अच्छी पेस बॉलिंग विकेटों पे होता है। तो एक तो ये रहेगा, दूसरा स्पिनर्स का बहुत रोल रहेगा। सारी टीमें उसी बेस पे आ रही हैं, तो सब अगर आधी दुनिया उसी पे जा रही है कि स्पिनर्स को लेकर आ रही है, तो उसका मतलब है वो पागल तो नहीं है। तो स्पिनर्स की तो अहमियत रहेगी, मगर कौन से जो क्वालिटी स्पिनर्स होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आधा स्पिनर नहीं चलेगा, आधे स्पिनर का कोई काम नहीं है। सही। अच्छा तौसीफ भाई, जिस तरह जलालुद्दीन कह रहे थे, उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को वापस लेकर आए भारत। 5 स्पिनर्स हैं भारतीय टीम में और आप सिलेक्टर रह चुके हैं, हमारे पास 3 स्पिनर्स हैं। आप समझते हैं कि तीनों खेलेंगे? शादाब खान भी खेलेंगे, इमाद वसीम भी खेलेंगे, 11 रुकनी टीम की बात कर रहा हूँ, और मोहम्मद नवाज भी खेलेंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। और 2 आदमी तो पक्के हैं। शादाब से परफॉर्मेंस नहीं भी हो रही थी, फिर भी वो खेले जा रहे थे। उस वक्त हम कह रहे थे कुछ लोगों को ट्राई कर लो, जाहिद महमूद को ट्राई कर लो कुछ जगहों पे, और फिर अम्माद वसीम। और ये देखिए, अब वक्त नहीं है। ये जो है, यही जो हमारे पुराने हैं, जिसमें अम्माद वसीम और आपका शादाब है, ये तो इसका मेंबर होंगे पक्के 11 का। और उसके अलावा जिसको भी ये ले जाना चाहे, हम तो कह रहे थे लेग स्पिनर की बात कर रहे थे कि जाहिद महमूद को भी आप रख लें साथ, मगर वो जाएंगे नहीं। हम स्ट्रगल करते होते हैं ना बैटिंग में, फिर हमें नीचे जाके फिक्रें पड़ जाती हैं कि ऑलराउंडर कहाँ से लाएं, हम क्या करें। तो उस चक्कर में पूरी टीम डिस्टर्ब होती है। तो ये 2 जो हैं आपके, ये तो परमानेंट मेंबर होंगे। और उसके अलावा जाहिर है आप हफीज से करा लेंगे या एक आध और कोई होगा उससे आप करा लेंगे। ठीक है तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। ये आखिरी ब्रेक है और चंद मिनट हमारे बाकी रह गए। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच जलालुद्दीन से, जो अमेरिका में मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल तौसीफ अहमद, पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें जलालुद्दीन के साथ साथ ज्वाइन किया है पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने, जो बड़े खुलकर बात करते हैं। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जलालुद्दीन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, चंद मिनट रह गए, आप क्या देखते हैं आइंदा आने वाले वक्त में जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट जा रही है और जो सिफारिशी खिलाड़ियों को रखा गया है, आप समझते हैं कि रमीज राजा के होते हुए, अभी तो चले मोहम्मद वसीम ने 6 सितंबर को टीम का ऐलान कर दिया था, रमीज राजा के होते हुए आप समझते हैं सिफारिशी क्रिकेटर, भतीजे, बेटे, भांजे, ये सब टीम में आएंगे? यकीनन नहीं आने चाहिए। और रमीज राजा इस बात को समझते हैं कि क्रिकेट अगर आगे सही करनी है, जिसका वो मिशन लेके आए हैं, वो बार बार इस बात का वो कहते भी रहे अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, मेरा कोई स्टेक पे नहीं है, मैं तो सिर्फ क्रिकेट सही करने आया हूँ। तो जहाँ क्रिकेट सही करने की बात होगी तो वहाँ सिलेक्शन में भी एक फेयरनेस और मेरिट आनी चाहिए, और बाकी जगहों पे भी आनी चाहिए, चाहे वो सिलेक्शन ऑफ कोचेज हो, चाहे सिलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो। तो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तो समझेंगे यही हाल जो अब है वही रहेगा। तो मैं तो समझता हूँ उन्हें ये अपने आप में भी चेंज लाना होगा, और इस पूरे पाकिस्तान की एक ये ट्रेंड चला आ रहा है कि सिफारिश का, वो उसको भी कहीं ना कहीं ठीक है। अच्छा, हाफिज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज इमरान साहब, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? हाफिज इमरान साहब, जो अभी वसीम खान तो चले गए, रमीज राजा आए, जलालुद्दीन कह रहे हैं रमीज राजा को थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, चेंज नजर आ रहे हैं आपको रमीज राजा थोड़े? देखिए, चेंज तो वो हो गए कि वो इतने जज्बाती अंदाज में या इतने खुले अंदाज में, या जिस तरह से उनकी गुफ्तगू करने का अंदाज है, अमूमी तौर पर लोग उनसे ये तवक्को नहीं कर रहे थे। तो एक तब्दीली तो ये आई है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक भतीजों भांजों का ताल्लुक है, कि पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स को, सिलेक्शन कमेटी को और सबको अपने भतीजे भांजे समझना चाहिए। आप किसी को फास्ट ट्रैक या किसी को मनपसंद या आंखों का तारा बनाकर नहीं देखना चाहिए। ये 12-14 खिलाड़ी ये सब के सब जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, ये सब सिलेक्शन कमेटी के लिए एक जैसे आंखों के तारे होने चाहिए। किसी के भतीजे को, भांजे को फास्ट ट्रैक नहीं करना चाहिए, सबको सिस्टम में डालें। और निजाम की मजबूती, रमीज जिस निजाम से खुद आए थे, उनको पता है कि उस निजाम की मजबूती ये थी कि जब तक आपके पीछे 5, 6, 7 हजार रन नहीं होते थे, आपके पीछे विकेटें नहीं होती थी, उस वक्त तक आप पाकिस्तान की टीम में नहीं आते थे। उनके सामने सबसे बड़ा हदफ यही है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट को निहायत सख्त लफ्ज है कि कब्रिस्तान बनाया एहसान मानी और वसीम खान
पाकिस्तान ने, उसके ऊपर उन्होंने उस कब्रिस्तान को खत्म करके उसके साथ एक महल तामीर करना है जिसमें पाकिस्तान फूल की भी क्रिकेट उगाने, उस फूले। कब्रिस्तान में दरख्त भी उगाने। अच्छा हाफिज साहब, आपसे मैं पूछता हूँ, पहले जलालुद्दीन से एक सवाल पूछ लूँ, वक्त कम है। जलालुद्दीन साहब, जो जिस तरह से हाफिज इमरान कह रहे थे, आपको लगता है जलालुद्दीन साहब के जल्दी नई सिलेक्शन कमेटी वर्ल्ड कप के बाद बन जाएगी, पुरानी वो रिवायती अंदाज से जिसमें 3 या 4 सिलेक्टर्स और एक चीफ सिलेक्टर होता था? जी हाँ, बननी चाहिए, क्योंकि ये तजर्बा तो टोटली फेल हो गया ना। सारे डमी थे, सिर्फ तनख्वाह क्योंकि उनकी बढ़ी हुई थी बीइंग ए सेलेक्टर, तो उसको सरवाइव करने के लिए वो ये सारे डमी सेलेक्टर थे, तो इसलिए वो फेल हो चुका है। एक बात और कि जो अभी तुमने बात कही कि जो ये भांजे भतीजों के हवाले से, अब मैं ये कहूंगा जो भी टीम सेलेक्ट हुई है, अब उसको जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी सिलेक्शन कमेटी ने, उसको चलने दें ताकि उसका भी रिजल्ट सामने आ जाए, पता चल जाए। फिर चेंज करें। मैं नहीं चाहता, मैं ये समझता हूँ कि चेंज नहीं होनी चाहिए, जो है उसको खेलने दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हाफिज इमरान साहब, आपकी क्या राय है? कुछ और विकेटें गिरेंगी एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? आप तो लाहौर में और कदाफी स्टेडियम के कॉरिडोर से आपके पास खबरें होंगी। देखिए जी, नाकाम खिलाड़ी टीम से बाहर होते हैं, नाकाम सिलेक्शन कमेटी को बदल दिया जाता है, नाकाम कोचेस को ओहदों से हटा दिया जाता है, तो फिर ये जो नाकाम मुंतजमीन है ये क्यों चिमटे रहेंगे सीटों से? ये नदीम खान साहब ने जब से आए हैं, इन्होंने कहा था मैं 6 महीने में तब्दीली कर दूंगा। इन्होंने क्या तब्दीली की है सिवाय इसके कि इनके अपने आदादो शुमार जो है वो बदले होंगे। उसके अलावा वहां पर एक और साहब हैं जो कभी अमेरिका में जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। जलाल भाई जानते होंगे उनके बारे में, वो पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं। वो किस बुनियाद पर है? तरक्कियां क्यों हो रही हैं? जो ग्राउंड स्टाफ है उसका 200 रुपया बढ़ता है और जो अफसर है उसका 2 लाख रुपया बढ़ जाता है। और जो डायरेक्टर्स मुख्तलिफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एहसान मानी साहब ने रखे थे और जिन्होंने लगाए हैं गुज़िश्ता 3 बरस में, जिन्होंने तबाही की है, आज हम जब मैं और आप और जलालुद्दीन साहब जो बात कर रहे हैं, ये इन लोगों की कारकर्दगी है जो फैसला साज है, जिनकी विकेटें आपकी गिरने की बात कर रहे हैं। इनकी विकेटें गिरनी नहीं चाहिए, इनकी विकेटें टूट जानी चाहिए। ठीक है। इनको कम अज कम 10 साल तक पाकिस्तान के निजाम से दूर कर देना चाहिए कि अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो जाएं, अंडर 19 की करें, क्लब की करें, नीचे करें, फिर आपको ऊपर लाया जाएगा। और जो जिसको क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने का शौक है वो एसोसिएशन में जाए और सिटी में जाए। ठीक है, चलते हैं सर। जलालुद्दीन साहब, एक जुमले में सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड में बता दें, तब्दील हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल? तब्दील मतलब ओवरऑल? जी हाँ, आइंदा आने वाले वक्त में। आइंदा आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सख्त जॉब है, और वो 5 साल से पहले तब्दील नहीं होगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने, आपके हालांकि वक्त बड़ा ऑड था, पाकिस्तान से आपने हमें वक्त दिया। जलालुद्दीन अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर कॉलेज स्टेशन से हमारे साथ मौजूद थे, और हाफिज इमरान जो कि स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया। अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अहम है। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।